हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू एसवी केमिस्ट्री। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्या पढ़ेंगे? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसे हम कहते हैं सीएफटी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को क्यों पढ़ रहे हैं, क्या यूज है इसके, पहले वो शॉर्ट में समझते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बेटा डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है। क्या होती है? स्प्लिटिंग होती है, उसकी डिटेल हमें पता चलती है। और डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम इसी थ्योरी के बेस पे करते हैं। सीएफएससी का कैलकुलेशन यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का जो कैलकुलेशन है वो भी इसी के बेस पे करते हैं। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के मेटल आयन का मैग्नेटिक मोमेंट भी इसी थ्योरी के बेस पे हम फाइंड करते हैं। तो बेटे ये थ्री यूजेज हैं इसके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम कोई सा भी हो, 12th, मेंस, नीट, हर जगह यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करें। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो समझते हैं। तो बेटा ये जो डी ऑर्बिटल होते हैं, इनमें एक तो हमारा होता है Eg और एक होता है हमारा T2G। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो जो T2G होता है उसके लिए डेल्टा नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है -0.4। इसी को हम क्या बोलते हैं? T2G, 3 ऑर्बिटल्स, और 2 ऑर्बिटल्स Eg। और इसके लिए डेल्टा नॉट की वैल्यू जो होती है वो +0.6 होती है। ठीक है, इसका डायग्राम आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ डायग्राम हमने नहीं ड्रा किया है। अब हम ये सीखने वाले हैं कि इन T2G और Eg में इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे होता है। ठीक, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। ठीक, तो अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अटैच्ड है, ठीक है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा डू नॉट फॉलो हंड रूल। ठीक है बेटा, यहाँ पे हंड रूल फॉलो नहीं होगा। बट अगर यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वीक फील्ड लिगेंड अटैच्ड है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हंड्स रूल फॉलो होगा। रूल आप लोगों को पता है, ठीक है ना। ओके, तो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अटैच्ड होते हैं किससे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, तो वहां पर डेल्टा नॉट की वैल्यू जो होती है वो पेयरिंग एनर्जी से ग्रेटर होती है। ओके बेटा, जब वीक फील्ड लिगेंड अटैच्ड होते हैं तो जो डेल्टा नॉट की वैल्यू होती है वो पेयरिंग एनर्जी से क्या होती है? लेस होती है। किसके केस में? वीक फील्ड लिगेंड के केस में। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में डेल्टा नॉट की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होती है। और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अटैच्ड होते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? लो स्पिन होते हैं। कैसे होते हैं? लो स्पिन होते हैं। और जब वीक फील्ड लिगेंड अटैच्ड होते हैं तो वो कैसे होते हैं? हाई स्पिन होते हैं।
ये और थोड़ी सी बेसिक नॉलेज थी जो हमें पता चल गई। ठीक, तो लेफ्ट साइड जो हमने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऑर्बिटल्स लिए हैं Eg और T2G, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए है, और राइट साइड जो है वो वीक फील्ड के लिए। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, इनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, तो d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, D1 से लेके D10 तक। तो पहले हम D1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करें तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में पहले जाता है, T2G में। तो T2G में 1 इलेक्ट्रॉन गया तो कॉन्फ़िगरेशन हुआ T2G1 Eg0। इसमें वीक फील्ड लिगेंड में d ऑर्बिटल में T2G में ही पहला इलेक्ट्रॉन इंटर करता है, इसलिए सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका भी हो गया। सेकंड इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो दोनों में कहा जाएगा, T2G में। तो D2 के लिए कॉन्फ़िगरेशन बना T2G2 Eg0। इसके लिए भी D2 का कॉन्फ़िगरेशन हुआ T2G2 Eg0। ठीक है बेटा, D3 के लिए देखते हैं। D3, तो D3 में क्या होगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन भी T2G में जाएगा बोथ में, तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा T2G3 Eg0, और इसके लिए भी D3 का क्या होगा, T2G3 Eg0। ठीक है बेटा, अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन वीक फील्ड में हैंड रूल फॉलो होगा, तो कहाँ शिफ्ट होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। कहाँ शिफ्ट होगा, Eg में चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, T2G में रहेगा। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए D4 की जो होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होगी T2G4 Eg0, और इसके लिए D4 की कॉन्फ़िगरेशन होगी T2G3 Eg1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन Eg में एंटर हो गया। ठीक है, D5 के लिए कॉन्फ़िगरेशन करते हैं बेटा। फिफ्थ इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग फील्ड में T2G में, वीक फील्ड में Eg में, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ T2G5 Eg0, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, T2G3 Eg2। ओके बेटा, अब D6 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो D6 इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग फील्ड में T2G में और वीक फील्ड में भी T2G में। ठीक है, तो T2G6 Eg0 ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और D6 के लिए इसका क्या बनेगा, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, T2G4 और Eg2। D7 के लिए कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो सेवेंथ इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग फील्ड में कहा जाएगा, Eg में, और वीक फील्ड में कहा जाएगा, T2G में। तो D7 के लिए हुआ T2G6 Eg1। ठीक है बेटा, T2G6 Eg1 स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए, और वीक फील्ड के लिए क्या हुआ, D7 के लिए T2G5 और Eg2। ठीक, अब D8 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, Eg में, और यहाँ कहाँ जाएगा, T2G में। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्ग फील्ड का क्या बनेगा, T2G6 Eg2, और इसके लिए D8 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, T2G6 Eg2। फिर D9 के लिए, ठीक है बेटा, तो D9 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, D9 इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग फील्ड में कहा जाएगा, Eg में, और वीक फील्ड में कहा जाएगा, Eg में। तो 9 वाला हम फिल कर लेते हैं, दोनों में Eg में गया, तो 9 का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, T2G6 Eg3, और इसके लिए भी क्या होगा, D9 का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा
वो होगा T2G6 Eg3। अब D10 इलेक्ट्रॉन, स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड बोथ में, तो D10 इलेक्ट्रॉन बच्चों कहा जाएगा, दोनों में Eg में ही जाएगा। तो ये हमने Eg में फिल कर लिया। तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करें D10 का, तो क्या बनेगा, T2G6 Eg4 और यहाँ भी T2G6 Eg4। तो ये हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए और वीक फील्ड के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, ठीक है ना। अब जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है, तो यहीं से हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी फाइंड कर सकते थे, ठीक है ना, कि किसमें किसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। क्यों? क्योंकि जब हम 5th इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहे थे, सपोज करो वीक फील्ड में, तो 1 2 3 4 5 है ना, D5 के लिए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, और इसमें 1 2 3 4 5 सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन था अनपेयर्ड, ठीक। तो इस तरह से यहां से हम इजिली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग सीख गए अच्छे से लिखना। अब हम करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का कैलकुलेशन करने वाले हैं बच्चों। कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसे हम कहते हैं CFSE। ओके बेटा, तो ये CFSE क्या होती है? तो CFSE होती है बेटा, मेरे साथ नोट करो, कि द एनर्जी difference between Eg and T2G orbitals is denoted by delta naught. It is called CFSE। ओके बेटा, ठीक है। तो अभी हम कैलकुलेशन करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, है ना। तो हमने ये पढ़ा था कि T2G की जो वैल्यू होती है वो होती है -0.4, ठीक है, और Eg की जो वैल्यू होती है वो होती है +0.6। तो कॉन्फ़िगरेशन करते समय हमारे पास 2 केस थे। एक केस था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के टर्म में, और एक केस था हमारा वीक फील्ड लिगेंड के टर्म में। यही 2 केस थे हमारे, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए हम CFSE कैलकुलेट करते हैं, फिर हम वीक फील्ड के लिए CFSE कैलकुलेट करेंगे। कैसे? अब देखो, D1 में 1 इलेक्ट्रॉन था स्ट्रॉन्ग फील्ड में, किसमें था? T2G में, है ना। तो D1 के लिए क्या होगा बेटा, -0.4 इंटू 1, वैल्यू कितनी आई? -0.4। D2 में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो -0.4 इंटू 2, किसमें? T2G में, तो वैल्यू कितनी आई? -0.8। D3 में स्ट्रॉन्ग फील्ड में -0.4 इंटू 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो वैल्यू कितनी आई? -1.2। D4 में क्या था बच्चों कि -0.4 इंटू
कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे T2G में ही, तो वैल्यू कितनी आई, -1.6। D5 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या था बच्चों, 0.4 और T2G में इलेक्ट्रॉन कितने थे, 5 थे, ठीक है ना। तो कितना होगा, -2.0। D6 इलेक्ट्रॉन में T2G में कितना था, 0.4 इंटू 6 इक्वल टू कितना, -2.4। ये T2G के सारे फिल हो गए, है ना। अब जब T2G के सारे फिल हो गए तो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, EG में जाएंगे, है ना बेटा। तो D7 में क्या है कि -0.4 इंटू 6, ठीक है, प्लस EG में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1, 0.6 इंटू 1, तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी बेटा, हाँ, -1.8, ठीक है। फिर D8 इलेक्ट्रॉन के लिए -0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे ना, तो वैल्यू कितनी आएगी, -1.2 CFSC। D9 इलेक्ट्रॉन के लिए -0.4 इंटू 6 और प्लस 0.6 इंटू 3, वैल्यू कितनी होगी, -0.6। और D10 इलेक्ट्रॉन के लिए -0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 4, तो वैल्यू कितनी आएगी, 0। ये हमने D1 से लेके D10 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब अटैच्ड हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उनकी CFSC कैलकुलेट कर ली। अब हम CFSC कैलकुलेट करेंगे वीक फील्ड लिगेंड जब अटैच्ड हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। तो बेटा D1 में वहां पर भी 1 इलेक्ट्रॉन था, तो वैल्यू हुई -0.4। D2 में 2 इलेक्ट्रॉन थे T2G में, तो वैल्यू हुई -0.8। D3 में 3 इलेक्ट्रॉन थे T2G में, तो वैल्यू हुई -1.2। बट D4 में EG में 1 इलेक्ट्रॉन चला जाता है ना, तो -0.4 इंटू 3 और प्लस 0.6 इंटू 1, कितने इलेक्ट्रॉन, 4 3 जा 12, है ना, और 6 1 जा 6, -0.6 वैल्यू आएगी। D5 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा बेटा, इसमें होगा -0.4 इंटू 3 प्लस EG में जाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, वैल्यू कितनी आएगी, 0। D6 इलेक्ट्रॉन के लिए -0.4 इंटू 4 इलेक्ट्रॉन, फिर T2G में गया और यहाँ प्लस 0.6 इंटू कितना, 2, वैल्यू कितनी आएगी, -0.4, ठीक है ना। D7 इलेक्ट्रॉन के लिए होगी वैल्यू T2G की -0.4 इंटू 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 इंटू 2, वैल्यू कितनी, -0.8। D8 इलेक्ट्रॉन के लिए -0.4 इंटू कितना इलेक्ट्रॉन, 6 T2G में, प्लस 0.6 इंटू 3, नहीं 2, 8 इलेक्ट्रॉन है, 6 to 8 इक्वल टू कितना, -1.2। D9 इलेक्ट्रॉन के लिए -0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 3,
इक्वल टू कितना, -0.6, और D10 इलेक्ट्रॉन के लिए -0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 प्लस लगा के लिखो या ऐसे ही लिखो, एक ही बात है, इंटू 4 इक्वल टू 0। तो ये हमने वीक फील्ड के लिए भी CFSC का कैलकुलेशन कर लिया। अब यहां पे ये देखो कि D1, D2, D3 और D4, सॉरी D1, D2, D3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अटैच्ड हो या वीक फील्ड लिगेंड अटैच्ड हो, सेम CFSC, ठीक है ना। D5, D6, D7, D8, इनमें कंपैरिजन में देखो तो 10 की सेम है, 9 की सेम है, 8 की सेम है, डिफरेंस किस में आया, 7, 6 और 5 और 4, यानी 4, 5, 6, 7 इनकी CFSC में चेंजेस आए हैं, ठीक है ना। ऐसे ही जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो D1, D2, D3 का सेम होता है, ठीक है ना। D4, D5, D6, ठीक है ना, D7 इनका डिफरेंट होता है, ठीक है ना। D4, D5, D6, D7 इनका क्या होता है, डिफरेंट होता है, और D8, D9, D10 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होता है। तो क्वेश्चन जो आते हैं ज्यादातर वो कहां से आते हैं, D4, D5, D6, D7 से आइडेंटिफाई करने को, चाहे वो CFSC हो या फिर वो क्या हो, कॉन्फ़िगरेशन। अब हम करने वाले हैं बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट। क्या करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हेडिंग लगाओ मेरे साथ, मैग्नेटिक। कॉपी पेन अपने पास रखो, नोट्स बनाओ और लेक्चर को देखो। एक बार में ना समझ में आए दोबारा देखो, पॉज करके देखो, फाइनली समझ में आएगा। और बहुत इजी है, टफ कुछ भी नहीं। तो मैग्नेटिक मोमेंट बेटा किसका निकालना होता है, मेटल आयन का। किसका निकालना होता है बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट मेटल आयन का निकालना होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है √n n+2, वो भी म्यू इक्वल टू, ठीक है बेटा। अब n यहां पर क्या है, n इक्वल टू होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके, मेटल आयन के, ठीक है ना। सपोज करो कि उसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, n की वैल्यू क्या है 3, कोई भी मेटल है उसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो उस केस में क्या करोगे, फॉर्मूला अप्लाई करोगे, म्यू इक्वल टू n n+2। तो n की वैल्यू कितनी है 3, 3+2 रूट। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना होगा, 3 × 5, रूट कितना आया 15। और √15 की जो वैल्यू होती है बेटा वो कितनी होती है, 3.87 होती है। तो 3.87 बोहर मैग्नेटॉन इसकी मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगी, ठीक। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो किसी के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अगेन फॉर्मूला म्यू इक्वल टू √n n+2। तो वैल्यू कितनी हुई 5+2 रूट, ये कितना हो गया 5 2 7 इंटू 5, ये रूट कितना हुआ 35, ठीक है ना। और √35 की वैल्यू क्या होगी, ये बच्चों आपको निकालना है, वही उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा बोहर मैग्नेटॉन में, ठीक है। आई होप आप लोग फाइंड कर लोगे कि √35 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है ना। तो ये थी बच्चों क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, एनर्जी, मैग्नेटिक मोमेंट और डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी।